नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को कर्मचारी ने सिर आंखों पर बिठा लिया था, लेकिन अब वही कर्मचारी सरकार के खिलाफ हो गए हैं। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद संशोधित वेतनमान का एरियर न मिलने के कारण कर्मचारी की निराशा अब गुस्सा में बनकर फूट रही है। इसी को लेकर अब पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने आ गया है। वहीं कर्मचारी प्रदेश सरकार पर फिजूल खर्ची के भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वित्तीय स्थिति कहाँ कैसे खराब है? 25,000 करोड़ पहली है, कहाँ गया वो पैसा? अगर वित्तीय स्थिति खराब होती तो इस तरह के खर्चे न करते कि एक कमरे के लिए रेनोवेशन के लिए 50-60 लाख खर्च कर रहे हैं और मेट्रोपोल तोड़ रहे हैं, 100 करोड़ वहाँ के लिए दे रहे हैं। मुख्य सचिव का मुख्यमंत्री का ऑफिस बन रहा है, 20 करोड़ वहाँ के लिए जा रहा है और तो और हिमाचल भवन को तोड़ा जा रहा है, 100-200 करोड़ वहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है वित्तीय स्थिति खराब नहीं है। इस मुद्दे को लेके जो डीए की जो बात और एरियर्स की जो बात है, उनको सरकार के साथ बातचीत के जरिए इन चीज़ों को रखना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए और सरकार का पक्ष भी समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ मिल बैठ के टेबल पे बैठ के ये बातें सुलझाई जा सकती है। ये इतना गंभीर विषय नहीं है, खास तौर पे ऐसी सरकार जो आपके साथ खड़ी है, जिसको आप लोगों के मदद से बने भी है, आप लोगों ने बनाया है। और हमारे 1.5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कर्मचारियों के हित में थे। तो ये रिश्तों को ऐसा ना हो कि कुछ लोग इसमें ऐसे हो जो जानबूझ के आम कर्मचारियों को उनको जो है गुमराह करने का प्रयास करें। लेकिन 2 साल के कार्यकाल से पहले ही कर्मचारी सड़कों पर, अगर आप कर्मचारियों के हितैषी हैं तो ये सड़क पर कौन लोग हैं, क्यों है, ये प्रश्न पैदा होता है। ये कर्मचारी कलम छोड़ करके जो है वो काम करने बंद करने की जो बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? इसकी वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक 1.25 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का सुक्खू जी के नेतृत्व में जो पूरा हुआ है, कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की गई है। और मैं कर्मचारियों भाइयों को इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ, याद करिए भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकाल जब आपको मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा भी मिला, डीए की किस्तें भी मिली, एरियर्स भी मिले, और जब भी आपको लगा, कर्मचारियों को लगा, उनकी बातों को सिर्फ सुना ही नहीं गया, उनकी बातों को माना भी गया। तो आप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी सुन रहे थे और आप सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान को भी सुन रहे थे कि किस तरह के डीए और एरियर को लेकर जो ये मांग है उस पर सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। नरेश चौहान ये कहते हुए नजर आए हैं कि सरकार को लेकर जिस तरह से सरकार से तालमेल की बात करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, तो दूसरी ओर यहां पर आरोप भी है। तो इसी खबर पर हमारे साथ कौशल मुंगटा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ चुके हैं। कौशल मुंगटा जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सर धन्यवाद। कौशल मुंगटा जी, सवाल अपने आप में बहुत बड़ा बनता जा रहा है। जिस तरह से ये जो डीए और एरियर का मांग है लंबित पड़ा हुआ है, कर्मचारी धरना पर बैठे हुए हैं, सरकार बातचीत करने को राजी नहीं है, अपना पक्ष रखिए सर। ये बिल्कुल गलत आरोप है और जो भी लोग ये आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार आरोप है। मुझे ये लगता है कि जो आजकल जो ये फेसबुक या जो खबरें चल रही है, इससे बचना चाहिए सब लोगों को। और मैं कहना चाहता हूँ 3% और 4% जो डीए और एरियर की जो बातें हो रही है, किसी भी सरकार ने, आज से पहले भी सरकार रही है, कभी भी समय पर ये चीज नहीं हुई है और ये लगातार मिलने वाली चीजें है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। परंतु जिस प्रकार से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत, जैसे कि हमारा जो है मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले एक जो है मीडिया हाइप बनाया जा रहा है, इस प्रकार की कोई चीजें हैं नहीं है। और जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति और फिजूल खर्ची की बात की जा रही है, ये बहुत ही गलत चीज है। और मुझे ये लगता है कि कौन सी सरकार है जो इससे पहले गाड़ी में नहीं, जिनके विधायक जाते थे, ऐसी कौन सी सरकार है जिसने कोई भत्ता खत्म किया हो, या ऐसी कौन सी सरकार है जिन्होंने किसी भी प्रकार से हमारी जो मशीनरी है, ये कहते हैं जो ये धरना करने वाले थे, जिनको मैं कहना चाहता हूँ सारे कर्मचारी नहीं थे, ये बोलते हैं कि भैया आपकी गाड़ी में, हमने तो एसडीओ को भी गाड़ी दी सरकार ने, एक्सिन को भी गाड़ी दी सरकार ने, ये भी तो अधिकारी है। आप सिर्फ सचिवालय के कर्मचारी नहीं है, पूरे प्रदेश को ओपीएस दिए मेरी सरकार ने, ओपीएस
जो बहुत बड़ा एक देश के अंदर कोई कौशल सरकार नहीं दे पा मुंगटा रही जी, है। ये सवाल विपक्ष नहीं पूछ रहा है आपसे, ये जो सवाल पूछ रहे हैं जिसका ओपीएस आपने लागू किया, ये वही कर्मचारी हैं, ये वही धरना पर बैठे हैं जिन्होंने आपकी तारीफ की थी ओपीएस लागू करने को लेकर के। ये वही कर्मचारी आपसे डीए और एरियर की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मीडिया को लेकर के इसको बढ़ावा देने की बात कही जा रही। फिलहाल लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ करण नंदा, प्रवक्ता बीजेपी पार्टी के, जुड़ चुके हैं। करण नंदा जी, जनता टीवी पर जुड़ने के लिए स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि जिस तरह से कर्मचारी को डीए और एरियर को लेकर के धरना देना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, ये साफ दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश की पूरी आर्थिक स्थिति जो है वो बिगड़ी हुई है। आप देखेंगे किस प्रकार से अपनी गारंटियां पूरी करने के लिए एक आर्थिक स्थिति को बिगाड़ा है, तो वो हिमाचल प्रदेश है। जिस प्रकार से केंद्र जो है ये वेलफेयर स्टेट इसको डिक्लेयर करता है, और वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 10,600 करोड़ रुपए सालाना जो है वो केंद्र से आता है, जो विभिन्न पेंशन स्कीमों के लिए आता है जी। उसके अतिरिक्त 3,800 करोड़ रुपए जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आता है, और उसके अंदर जितने भी आपके लॉसेस होते हैं उसके लिए आता है, और जो सेंट्रल एडेड प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी जो है वो 4,500 करोड़ के आसपास की फिगर है, वो केंद्र से आता है। उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के लिए केवल मात्र सैलरीज निकालने के लिए एक ऑप्शन रह जाता है। और जितनी भी इन्होंने जो है ये अपनी गारंटियां जो है उन्होंने में जो है पूरा करने का प्रयास किया, उसके अंदर अब इन्होंने ओपीएस लागू किया, तो वहां से जो है सेंट्रल एनपीएस स्कीम के जो बेनिफिट थे उससे हिमाचल प्रदेश बाहर हुआ, और उसके बाद जो है वित्तीय स्थिति बिगड़नी शुरू करी। मुख्यमंत्री स्वयं कहते रहे कि हम अपने जो है सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद जो है उसमें पहले जो है महंगाई बढ़नी शुरू हुई। इस बारी तो राशन डिपो जो है उसके अंदर आटा और चावल के दाम बढ़ गए, और अब जो है ये आंच जो है कर्मचारियों तक भी पहुंची। जब कर्मचारियों को लगा कि यहाँ पर सैलरी जो है वो इंटरवल के हिसाब से आती है, और साथ में जो टीएडीए है उसका बिल्कुल ही स्कोप नहीं दिखता, पर इनके जो मंत्री है उनका तो इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया जब उन्होंने बोला कि अगर इम्प्लॉइज उनके मुताबिक नहीं चलेंगे, उनकी विचारधारा के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो उनकी सैलरी भी रोक दी जाएगी। इस प्रकार का सरकार का रवैया जो है हमने पहली बार ही देखा है, जब मंत्री धर्माणी जो है वो स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि आप हमारे अकॉर्डिंगली चलो, सैलरी नहीं देंगे। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। जी, कौशल मुंगटा जी से हम जवाब ले लेते हैं। कौशल मुंगटा जी, जिस तरह से आपके मंत्री पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हो, सड़कों पर जिस तरह से कर्मचारी आ खड़े हो गए हों, वही कर्मचारी हैं जो ओपीएस को लेकर के आपकी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे, अब वही कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं, कैसे इनको मनाएंगे आप? पहली बात तो ये है कि कोई सड़क पे नहीं आया। दूसरी बात ये है कि अगर केंद्र सरकार हमारा 9,000 करोड़ जो भी पेंडिंग पड़ा है सरकार के पास एनपीएस का, वो भी नहीं दे रही है, स्कीमों में भी कटौती हो रही है, और करण नंदा जी जो बात कर रहे थे कितना करोड़ सेंटर से आ रहा है, कुछ खैरात नहीं आ रही है। हम यहाँ से हम भी टैक्स देते हैं, हम भी पार्ट है हिंदुस्तान के भारत संघ का। और रही बात कर्मचारियों की, हमारी सरकार कर्मचारी की रही है हमेशा, और मैं आपको याद दिला दूं कि भाजपा की सरकार सेवा करती थी, हर महीने हर महीने जो है 3-3 चादर धरने, और वो भी विधानसभा में बड़े स्तर पे होते थे। आज हमारी सरकार में कोई धरना नहीं है, और कुछ लोग जो डीए और 3,000 रुपए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, डीए और एरियर की छोटी किस्त होती है, अगर उसके लिए भी धरना करे तो कहीं ना कहीं जो राजनीति की बू आती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारी सरकार इतनी मजबूत सरकार है कि जो ये जो लोग पॉलिटिकली जो एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं, इसको बिल्कुल बुरी तरीके से कुचला जाएगा, और जो हमारे कर्मचारियों की मांग है उसको हम बिल्कुल पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने आज हमारे दोनों गुट बुलाए थे, कितने भी जो हमारे कर्मचारी जो संघ बने हुए उन्होंने भी तारीफ की मुख्यमंत्री की कि हमारे मुख्यमंत्री ने एनपीएस दिया है, जो ओपीएस दिया है, आगे भी हमारी टीएडीए की जो हमारी जो एरिया की मांग पूरी होगी। परंतु जो भाजपा की राजनीति कर रही है, कोई मुद्दा नहीं इनके पास। हमारे मंत्रिमंडल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सुक्खू साहब ने इनका जो है मैं पूरा बुरे बिस्तर पैक कर दिया भाजपा के प्रदेश के अंदर से, इसीलिए बौखलाए हुए हैं। वो मैं फिर बोलता हूँ, जो राजनीति कर रहे हैं कुछ कर्मचारी नेता, उनको भी लाइन पर ले आया जाएगा, और जो हमारे कर्मचारी पेशर का कांग्रेस है, ये बड़े पूरे 5 साल चलेगी, फिर दोबारा रिपीट करेगी। मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से। ठीक है करण नंदा जी, सवाल अपने आप में तो गंभीर है ही। जिस तरह से सत्ता में आने पर बड़े बड़े दावे कर दें, वादे कर दें, उसके बाद जिस तरह से कर्मचारी सड़कों पर उतर आते हैं। सरकार आपकी भी थी, ओपीएस की मांग भी रहा है, सरकार कर्मचारी भी तालमेल उस समय भी नहीं था। कैसे देख रहे हैं सत्ता में आना और इस तरह के प्रलोभन देकर के आना, ये कितनी बड़ी घातक साबित हो रही है सरकार के लिए? पहली बात तो ये जो बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है,
ये कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव जी ने स्वयं बोला है कि किस प्रकार से तीखी टिप्पणी इन्होंने कांग्रेस आई के मंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में करी है, वो जग जाहिर है और वो सारी जगह जो है वो वीडियो ट्रोल हो रही है। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी उसमें कुल मिला के कोरोना काल जैसे समय था जहाँ 1 रुपए की सैलरी नहीं रोकी गई और उसमें एक रुपए जो है। एक सेकंड करण नंदा जी, सवाल तो ये पूछ रहे हैं ना कि इनके समय में भी जिस तरह से आपदा देखा गया है, आपदा का एक बहुत बड़ा दृश्य देखने को मिला है, आपदा में सब कुछ चीजें निकल गई थी, लेकिन आप उसको कैसे देख रहे हैं? कोरोना समय आपके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन आपदा इनके लिए बड़ा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, आपदा बिल्कुल बड़ा है, पर जिस प्रकार से ये एक 9,448 करोड़ की फिगर बोलते हैं, केंद्र बोल रहा है ना कि हम आपको कैश नहीं देंगे, हम केवल मात्र आपको जो आपका नुकसान हुआ है आप उसकी डीपीआर भेजिए, हम रिपेयर करके देंगे। यहाँ जो पैसे आते हैं उसका पूरा मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होता है। यहाँ पर कोई भी अगर एंट्री आती है, मैं आपको आईजीएमसी का उदाहरण देता हूँ, फंड किसी और हेड के लिए आता है और पेमेंट किसी और हेड में हो जाती है, और ऐसी जो मुफ्त इलाज देने वाली जो आपके वहां पे लैब्स है उनको बंद होना पड़ जाता है क्योंकि उनकी ड्यूज जो है वो ड्यू हो जाते हैं। यहाँ पर जो फंड आता है उसको किसी और उसके लिए यूटिलाइज किया जाता है, वो तो ठीक नहीं है। आप देखिए, केंद्र से कुछ भी इनको अगर लाइबिलिटी आती है तो बोलते हमारा अधिकार है, पर जब उसके अकाउंटेबिलिटी हम पूछते हैं तो बोलते आप क्यों पूछ रहे हैं, हम तो खर्चा तो होना ही है। तो जो आता है वो हक और जो खर्च होता है वो नॉन अकाउंटेबल। ऐसा रवैया तो सरकार का ज्यादा समय नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है नंदा जी, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। कौशल मंगता जी, कांग्रेस पहली बार सरकार नहीं चला रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो कर्मचारियों ने जो भी टिप्पणी उन्होंने हमारे जो सचिवालय कर्मचारियों ने की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। सरकार बिल्कुल कर्मचारियों के प्रति समर्पित सरकार है हमारी। यहाँ पर कर्मचारियों की ओर से ये कहा जा रहा है, सर सवाल सुन लीजिए, कर्मचारियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो फिजूल खर्ची है उसको सरकार बढ़ावा दे रही है, लेकिन कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं है। इस पर आपका जवाब क्या है? सर महोदया, कौन सी फिजूल खर्ची? हमारी सरकार ने तो आज तक सारे बोर्ड और निगम और चेयरमैन के पद भी नहीं भरे, यहाँ तक कि मंत्रिमंडल का पद नहीं भरा, हमारा मुख्य सचिव उप सचिव के पद नहीं भरे। सुन लीजिए बात को, जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री से सहेलियों को घुमाया करते थे, अपनी उनकी पत्नी घूमती थी जहाज में, है ना। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, के पद है वो आपकी सरकार में ही रहा है ना, कई पदों पर ऐसा है। मेरी बात सुनिए, ये अगर ये असंवैधानिक होता तो आज तक उनको बाहर कर दिया जाता। कोर्ट में कितनी बार चली गई है बीजेपी, और बीजेपी की सरकार में, धूमल सरकार में भी सीपीएस रहे हैं। पूछ लीजिए नंदा जी से, ये जो है कैसा कहते हैं वो कि अपने घर पे, जिनका घर खुद कांच का हो, दूसरों के घर पे नहीं पत्थर फेंका करते। और रही बात हमारी सरकार की, कोई फिजूल खर्ची नहीं हो रही है। हर सरकार में गाड़ी होती है, हमारे एसडीओ लेवल का जो ब्लॉक में अधिकारी होता है उसको भी गाड़ी दी गई है, वो भी गाड़ी में घूमता है। कोई सचिवालय का एक आईएएस गाड़ी में नहीं घूमता है, छोटे छोटे कर्मचारी है। एक जो है हमारा ढांचा है, एक सही ढांचा है जिसमें कि हमारा जो है ना जुडिशरी भी होगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होगी, जिसमें हमारी लेजिस्लेटिव भी होगी। तो इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। और सिर्फ जो 3,000 कर्मचारी और उनके जो एक नेता है जो कि पॉलिटिक्स कर रहा है, उसको जो है उनको उसकी मांग पूरी करने के लिए उनको उनकी बात सुनने के हम जो है पूरे प्रदेश को जो है ना हाथ पे खड़ा नहीं कर सकते। कोई फिजूल खर्ची नहीं हो रही है। ये भी मिलेगा, एल भी मिलेगा, पर सरकार जब सरकार उस अवस्था में होगी तब मिलेगा। राजनीति को बंद कर देनी चाहिए। कौशल मंगता जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से डीए और एरियर की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं कर्मचारी, क्या इनसे बातचीत का कोई रास्ता है? क्या आप उसको आगे निकालेंगे और किस तरह से इस प्रक्रिया को आप पूरा करेंगे? संक्षिप्त में इसका जवाब चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज बैठक थी, इसी पर बैठक थी डीए एरियर पर, वो खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया। कर्मचारी जितने भी संघ है हमारे, जितने भी कर्मचारियों के जो हमारे संघ बने हैं, उनको आश्वासन दे दिया कि बहुत जल्दी आपको डी और एरियर जारी कर दिया जाएगा। दैट्स इट, इतनी सी बात ही खत्म हो गई। राजनीति कौन कर रहा है पता लग गया है कि कौन व्यक्ति राजनीति कर रहा था और उसके पीछे कौन लोग। समय की सर यहाँ पर बेहद कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। करण नंदा जी, कौशल मंगता जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। आपको बताते चलिए कि जिस तरह से डी और एरियर को लेकर के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है, उसको लेकर के सरकार के मंत्रियों की ओर से, प्रवक्ता की ओर से तमाम तरीके की जानकारी दी जा रही है कि बातचीत करके इस फैसले का हल निकालने की भरपूर कोशिश की जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सुरक्षा में कोताही बरतने का यह पूरा मामला सामने आया है। पूर्व सीएम के नाते जयराम ठाकुर को प्रदेश सरकार की तरफ से जो एस्कॉर्ट व्हीकल दी गई थी वो खटारा हो चुकी है। वहीं जयराम ठाकुर ने इस संदर्भ में प्रदेश सरकार को पत्र भी लिखा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार की तरफ से इस व्हीकल को बदलने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री जी
इस बात का आभास है आपको? हमको आपने विपक्ष के नेता के नाते एस्कॉर्ट दे रखी है। हमारी गाड़ी गाहे बगाहे खराब सड़क पे खड़ी हो जाती है, एक बार ने अनेकों बार खड़ी हो गई और 3 लाख किलोमीटर से पार चले गई वो गाड़ी। हमने वो वर्कशॉप के लिए भेजी, एजेंसी के लिए भेजी, और एजेंसी वालों ने हाथ जोड़ करके कहा कि हम इस गाड़ी की रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सरकार पैसे ही नहीं दे रही है। अब बताएं, हम लोगों के साथ तो इस प्रकार की स्थिति है, लेकिन दूसरी तरफ आप सारी चीज़ों को किस प्रकार से कर रहे हैं? आपके सीपीएस, आपके चेयरमैन, आपके दूसरे लोगों की व्यवस्थाएं किस प्रकार से कर रहे हैं? कर्ज लिए जा रहे हैं। बहुत बातें कही कर्ज के बारे में, हम सुनते रहे। हमने सोचा कि बहुत बड़ी उम्मीद के साथ प्रदेश की जनता ने भी सोचा कि शायद सुखू जी कर्ज नहीं लेंगे, सुखू जी कोई और व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से तरीका निकालेंगे, लेकिन 2 साल का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ। जितना 5 साल में हमने कर्ज लिया था उससे ज़्यादा कर्ज आप 1.25 साल के कार्यकाल में ले चुके हैं। आखिरकार पैसा कहाँ जा रहा है? तो बीड़ बिल्डिंग में 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने साझा की है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा विशेषकर बैजनाथ के लिए बड़ी गौरव की बात है कि पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप का आयोजन बीड़ बिल्डिंग में किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी का दर्जा देकर जिला में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का निर्णय भी ले लिया है। पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप यहाँ होने जा रहा है और इसके आयोजन से क्षेत्र में एक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र की पूरी दुनिया में पहचान बनेगी। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की सरकार जिला कांगड़ा को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाने में पूरा जोर शोर से काम कर रही है। उसका सीधा उदाहरण आपके सामने है। कांगड़ा एयरपोर्ट जिसका विस्तारीकरण का काम जो है वो जोर से चल रहा है। जो वहाँ से विस्थापित लोग होंगे उनको सरकार मुआवजा देगी, उसके रेट तय हो गए हैं। शीघ्र ही उसका काम लगेगा। यहाँ जब बड़े जहाज उतरेंगे, सैलानी अधिक संख्या में आएंगे तो उसका फ़ायदा जिला कांगड़ा को होगा, पूरे हिमाचल को होगा। इस दृष्टि से प्रदेश सरकार काम कर रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के बाद पूरे देश में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं अब विभिन्न समितियों की ओर से महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की भी यहां पर मांग रखी जा रही है। कुल्लू में भी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया, तो वहीं डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को भी ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में मांग रखी गई है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जाएं और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को जल्द से जल्द प्रावधान भी करना चाहिए। को मालूम है कि 9 अगस्त के सुबह जो है एक जूनियर ट्रेनी डॉक्टर का जो है बहुत ही बुरी तरह से रेप हुआ है और उसके बाद जो है हत्या की गई है, जिसको पूरा देश इस मामले को उठा रहा है। तो जनवादी महिला समिति भी आज कुल्लू के अंदर ये प्रदर्शन कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं देश की सरकार से कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन ये कहीं भी धरातल पर दिखता नहीं नजर आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर एक प्राइवेट जो है हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला के साथ रेप हुआ, नर्स के साथ रेप हुआ, और दूसरी तरफ राखी के दिन ही जो है दो महिलाओं का जो है रेप हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। उसी तरह से हम कहना चाहते हैं कि हर साल 15 अगस्त को जो है हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से जो है एक आह्वान करते हैं महिला सुरक्षा की। जो हमारी मांग है आज भारतीय महिला समिति की, हमारी ये मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन निर्धारित की है महिलाओं के लिए, तो हम कहते हैं कि उसका सही से पालन किया जाए और जो है हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट हो या फिर जो हमारी महिला साथी कर्मी जो है किसी भी डिपार्टमेंट में काम करती तो उनकी सुरक्षा का जो है प्रावधान किया जाए। हरितालिका तीज का त्योहार 6 सितंबर को मनाया जाएगा, जिसको लेकर कुल्लू में कला केंद्र की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और नेपाल के कलाकार भी इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे।
इसमें नेपाल और हिमाचल के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आदान प्रदान किया जाएगा। साथ ही हिंदू समाज की महिलाएं भी भाग लेंगी। वहीं सूत्रधार कला संगम के अध्यक्ष दिनेश सैन ने बताया है कि हरियाली तीज के अवसर पर हिमाचल और नेपाल की संस्कृति का मिलन भी होगा। हरितालिका तीज कार्यक्रम लालचंद कला केंद्र ढालपुर कुल्लू में मनाया जा रहा है। ये इसकी तारीख रहेगी 6 सितंबर और समय रहेगा सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक। और इसमें नेपाल से काफ़ी कलाकार बुलाए जा रहे हैं। इनमें से जो अच्छे कलाकार या उस आयोजन के लिए जो आएंगे वो आशा बीसी जी आएंगे और चंद्र शर्मा जी आएंगे। ये नेपाल के बहुत उत्कृष्ट गायक है, सिंगर है। और रामकुमार नेपाली जी आएंगे। साथ में जो मेन अट्रैक्शन है एक कल्चर एक्सचेंज का, नेपाल का जो कल्चर इंस्ट्रूमेंट, जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करेंगे। उस टीम का नाम है सिंधुली कलाकार। वो कलाकार हमें यहाँ अपने प्रदर्शन दिखाएंगे। मंडी पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सरकाघाट थाना की टीम ने 2 नशा तस्कर को पकड़ लिया है। वहीं उनके पास से करीब 2.5 किलो नशीले पदार्थ भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारे सरकाघाट थाने में 2 किलो 43 ग्राम 2 kg 43 ग्राम चरस बरामद की गई है 2 व्यक्तियों से। उनके नाम है संजीव कुमार, वो रेजिडेंट है सरकाघाट के, और आशीष शर्मा, वो रेजिडेंट है हमीरपुर के। इन दोनों से 2 kg 43 ग्राम चरस जो है पुलिस ने रिकवर की है। अभी इस केस में फर्दर जो जांच है वो जारी है। अदरवाइज एज ऑफ नाउ जो रिकवरी है उसके बेस पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मंडी जिला के ब्लाह उपमंडल की सब्जी मंडी डडौर में कुल्हाड़ी लेकर अड़हतियों का धमकाने का जो मामला सामने आया है। अड़हतियों को धमकाने की पूरी घटना सब्जी मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इस हमले में 2 आढ़ती घायल हुए हैं। साथ ही आढ़तियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई है। आढ़तियों की माने तो सब्जी मंडी में आढ़तियों की धमकाने की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार स्थानीय युवक यहां आकर गुंडागर्दी कर चुके हैं। बिलासपुर जिले में एचपी शिवा परियोजना के तहत भूमि पर नकदी फसलों के उगाने का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। साथ ही कार्य को पूरा करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। वहीं जिले में वर्ष 2025 तक 230 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर, साथ ही ट्रायल बेस पर इस वर्ष अब तक 50 मीट्रिक टन प्रोडक्शन दर्ज की गई है और अभी तक 12 लाख रुपए का कारोबार भी किया गया है। हम जिला समन्वय अधिकारी एचपी शिवा, अभी तक हमने एचपी शिवा के तहत जो है पूरे जिले में 1,10,000 के करीब विभिन्न प्रजातियों के पौधे का पौधारोपण कर चुके हैं, जिसमें से हमने सिट्रस प्रजाति के और लीची, गुआवा और अनार के पौधे हमने लगाए हैं। हमने लगभग 110 हेक्टेयर एरिया अभी तक हमने कवर कर लिया है और भविष्य में हमने 230 हेक्टेयर एरिया का चयन कर लिया है, जिसका पौधारोपण हम 2025 फरवरी तक कर लेंगे और अगले आगामी 2 महीनों में हम लगभग हमने 82 हेक्टेयर एरिया कवर करना है, जिसमें लगभग हम 50,000 से और 55,000 के बीच में पौधारोपण करेंगे। लीची प्रजाति के पौधों का ऑर्डर हमने दिया है और ये सितंबर में हम कम से कम 6500 पौधे जो है नर्सरी क्लस्टर में इसका पौधारोपण करने जा रहे हैं। इसी तरह से झुड़ता और घुमारवी में लगभग हम 50,000 पौधों का पौधारोपण अभी 2 महीनों में करने जा रहे हैं। तो हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।